हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रारंभ होना है और इसमें हम देख रहे हैं संसाधन के रूप में लोग। हम इस चैप्टर का आपका प्रारंभ करेंगे, ठीक है। पहला हमने चैप्टर देखा था पालमपुर की गाँव की कहानी को हम लोगों ने पढ़ा और उस पर हमने बहुत अच्छे से आपका विस्तृत रूप से आपकी चर्चा करी और सारी चीज को एक एक करके हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका देख लिया था मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बात कर रहे हैं चैप्टर के अवलोकन की कि चैप्टर के अवलोकन में क्या चीजें हैं, ये हमको थोड़ा सा इसके अंदर देखना है, ठीक है। अवलोकन में क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था दायित्व पर परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास। ध्यान देना है आपको, क्या करने का प्रयास है हम लोगों को। इसके अंतर्गत जो आपका देखना है वो क्या है कि संसाधन जो हैं उनके रूप में जो लोग हैं, अध्याय में जो आपकी जनसंख्या है उस पर हम देखेंगे वो किस प्रकार के परिसंपत्ति के रूप में है। इस चैप्टर को हम लोग इसमें इस तरह से आपका जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना सभी को। अगला पॉइंट इसमें देखिए, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो वह जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए शिक्षा में, ट्रेनिंग में और हेल्थ में निवेश करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन तीन चीजों में निवेश करते हैं तो मानव क्या है, एक आपका मानव पूंजी में निर्मित होता है। अब मुझे बताइए, क्या एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे के बराबर कामकाज कर सकता है? नहीं। क्या एक स्किलफुल आदमी एक अनस्किलफुल के मुकाबले काम कर सकता है? नहीं। एक अस्वस्थ व्यक्ति क्या स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले काम कर सकता है? तो नहीं। तो ये कंपैरिजन है। अगर हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में और स्किल को आपका डेवलप करने के लिए अगर हम लोग निवेश करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मानव है, जो आम जनसंख्या है, जिसके पास कोई कौशल नहीं है, क्लियर है, कोई स्किल नहीं है, अगर हम उसको एजुकेशन बना देते हैं, उसको स्किल देते हैं, उसको हेल्थ में अच्छा कर देते हैं तो जरूर वो एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निकलेगा और वो कुछ ना कुछ किसी वस्तु ना किसी चीज का उत्पादन करेगा। चाहे कोई आपका प्रोडक्शन करे, कोई आपकी सर्विस करे, और उसके उत्पादन और सर्विस से ही क्या होगा कि जो मानव जनसंख्या है वो किस में बदलेगी, मानव पूंजी के रूप में हमारे सामने मिलेगी और मानव पूंजी के रूप में हम लोगों को दिखाई देगी। अगला देखिए, वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। क्या है? उनमें निहित जो ज्ञान है उसी का स्टॉक है आपका कौशल पूंजी। हम इसको कौशल कह सकते हैं कि मानव में जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान निहित है, उस ज्ञान को ही हम बोल सकते हैं कि मानव कैसा है आपका बच्चों। देखिए, कैसा है आपका पूरा मानव, ये मानव कौशल वाला है। ठीक, इतना ध्यान रखिए। इसको देखिए, कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए। आप इसको जल्दी से देखिए। जब तक आप चैप्टर के अवलोकन के विषय में नहीं पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, उसका वास्तविक क्या पापा कंक्लूजन है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम और जो अन्य चीजें हैं उनको कैसे स्पष्ट रूप से पढ़ पाएंगे, ये आप खुद देख सकते हैं। तो बच्चों, कुछ पूछना है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा इसी में। कह रहे हैं कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमता के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन का एक तरीका है। क्या कह रहे हैं कि जो संसाधन के रूप में जो लोग हैं, इन लोगों ने जो आपका वर्तमान में उत्पादन का जो इनके पास कौशल है और कौशल की क्षमता है, अगर इस संदर्भ में देखें तो जितने भी लोग कार्यरत हैं उनके वर्णन का कैसा है, एक आपका तरीका हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
और जो कैसा है आपका बहुत महत्वपूर्ण आपको कौशल युक्त जो आपको तरीका है ये आपको दिखाई देगा और आप इसको देख भी सकते हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना क्या है? उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सर्जन के उनमें योगदान के क्षमता पर बल देता है। क्लियर है कि हमारे जीडीपी में कितना सर्जन हो रहा है और कितना उसमें योगदान हुआ, उस योगदान की क्षमता पर क्या करता है, ये सारी चीजों पर आपका बल देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। कह रहे कि जिस तरह से और रिसोर्सेज हैं, भूमि है, लैंड है, पेड़ पौधे हैं, खनिज पदार्थ है, ये सब आपके संसाधन हैं, उसी प्रकार इनमें एक संसाधन है आपका क्या? जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब आप कहेंगे कि जनसंख्या कैसे संसाधन हो सकती है? एक मानव संसाधन यह है विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। क्या कह रहे हैं कि मानव संसाधन यह क्या है? विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। कैसा पहलू है? पॉजिटिव, जिसमें प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच की समस्या पर विचार करते हैं। कौन कौन समस्या है? भोजन की हो जाए, शिक्षा की हो जाए और स्वास्थ्य की। इन सभी पर अगर हम लोग बात करें तो हमको ये सारी समस्या हम लोगों को इसके अंतर्गत दिखाई देती है और इन पर हम लोग आपका भली भांति अपना विचार करते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना है और ये आपको एक बार थोड़ा सा बात भी करनी है। ठीक है? अब देखिए, विशाल जनसंख्या है हमारे पास, तो हम इसको निगेटिव में नहीं सोचेंगे। ये एक सकारात्मक पहलू, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी आपकी जनसंख्या है। अब देखिए, अगर किसी देश के पास कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, क्या वो नकारात्मक पहलू है? अब देखिए, हाँ, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कुछ आपकी व्यवस्था करना ये बड़ी आपका कठिन काम हो सकता है। आप देखिए, उन पर स्वास्थ्य सुविधा में, उनकी शिक्षा में और उनके ट्रेनिंग को डेवलप करना ये एक अपने आप में चैलेंज है। लेकिन अगर सोचो कि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को अगर हम स्किलफुल, हेल्थफुल और एजुकेशनल बना पाए, तो आप सोचिए कि हम कितने बड़े और कितना अच्छे हम लोग एक संसाधन के रूप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास होगी, जिसे हमें कोई भी आपका उत्पादन या सर्विस करने के लिए हमें कुछ सोचना विचारना नहीं होगा। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको इस बात पर गौर भी कर सकते हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन और एक अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। कह रहे जब इसमें विद्यमान आपके मानव संसाधन और शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम लोग निवेश करते हैं, तब इसको हम आपके मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण का ही भली भांति देश का उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। और कह रहा है कि भली भांति जो इसका उत्पादन शक्ति है, इन सब में, इन सब चीजों में आपका निर्माण करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। तो इतना हमने देखा, इतना इन पर हमने विचार किया, इतना हम पर गौर किया, तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, तो इतना। इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग एक बार पीछे का जरूर पहलू को देखेंगे। तो कोई भी अगर इसमें डाउट बन रहा है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा पूछिए अगर कोई डाउट है तो। हमने ये देख लिया, इसको पढ़ लिया, अब हम लोग थोड़ा इस पर भी बात करते हैं। ये इसका चैप्टर का आपका जो आप अभी पढ़ रहे थे, ये हमारे चैप्टर का क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमारे चैप्टर का परिचय था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये सारे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको हमने देख लिया था।
ठीक है, ये इन पर गौर करना। देखिए, मानव पूंजी में निवेश। तो मानव पूंजी में निवेश का मतलब है आपका शिक्षा से, प्रशिक्षण से और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है कि जिस तरह से आप कोई मशीन आपका कोई प्रोडक्शन करती है और उससे उत्पादन किया जा सकता है, उसी प्रकार अगर आप मानव में निवेश करते हो तो मानव भी क्या करेगा, उसकी तरह ही आपको रिटर्न देगा, उस तरह ही आपको सर्विस देगा और पूंजी की भांति काम करेगा। भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय के साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं कि हम उसे प्रत्यक्ष रूप से आपका सीधा जो है हम इसको इसमें देख सकते हैं और इसमें हम इसको जो है सीधा आपका बात भी कर सकते हैं कि क्या आपके किस तरह से है और कैसे इस पे उच्च उत्पादकता हो सकती है और कैसे हम अधिक स्वास्थ्य पर आपका ध्यान दें। क्लियर है? हम इस पर गौर भी कर सकते हैं और इस पर विचार भी कर सकते हैं। आगे देखिए, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य लोगों को लाभ होता है, बल्कि अधिक समाज को अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ भी होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ट्रेनिंग होगी उससे केवल आय होगा, बल्कि आय से आपका अधिक शिक्षित होंगे, आप अधिक स्वस्थ होंगे और उससे क्या होगा, लोगों को भी आपके स्वस्थ होने का, आपके शिक्षा का लोगों को जो है लाभ मिलेगा। ये सारी चीजें इनमें आपका एक दूसरे से आपका जुड़ी होती है। कैसी होती हैं? जुड़ी होती है। बल्कि और अधिक समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। और कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे क्या होता है, लोगों को अप्रत्यक्ष तरीके से आपका लाभ होता है। क्योंकि अधिक शिक्षा या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों में भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उन्हें शिक्षित नहीं होते। और कह रहे हैं कि जब आप पढ़ लेते हो तो उसका लाभ आपकी अधिक शिक्षा उन लोगों को भी पहुंचती है जो अधिक जनसंख्या वाले लोग हैं और उन लोगों तक भी पहुंचता है जो आपके शिक्षित नहीं हैं। और कैसे पहुंचता है आपका? अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को लाभ होता है, इनडायरेक्टली। देखिए, अगर मान लीजिए एक आप डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने से आप किसी एक व्यक्ति का इलाज करेंगे, लेकिन आप उसको सलाह देंगे कि आप इस तरह की चीजें ना करें, वो चीजें दूसरे को बताएगा और शायद वो बीमार होने से बच जाए। तो एक व्यक्ति की शिक्षा दूसरे व्यक्ति की शिक्षा से कैसे काम आई? अप्रत्यक्ष रूप से काम आई। इसलिए कहते हैं कि समाज में पढ़ा लिखा और स्किल और स्वस्थ व्यक्ति ही समाज का विकास कर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट करने के ये तीन सबसे बड़े ऐसे कारक हैं जो आपका विकसित किसी चीज को करते हैं। क्लियर है? इन सब चीजों को आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे। देख रहे हैं ना आप? देखते चलिए, पढ़ते चलिए। कोई डाउट बनता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी को, कोई भी अपने डाउट्स को। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी अगर आपका डाउट बन जाता है आप पूछिए, ठीक है? तो इसमें हमने इतना जो सारे पॉइंट थे हमने इनको देख लिया, इनको पढ़ लिया, इतने से अच्छे से हमने एक एक तरीके पर हमने इसमें बात की। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। कैसे है कि जैसे अन्य कोई भौतिक पूंजी है, उस भौतिक पूंजी अन्य भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। कह रहे जो आपका मानव संसाधन है वो क्या कर सकता है? भूमि और पूंजी का जो है वो अपना प्रयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप
उपयोग नहीं हो सकते। कह रहे कि जो भूमि है और जो आपकी पूंजी है वो अपने आप प्रयोग नहीं हो सकते। ठीक, इनको प्रयोग करना आना चाहिए। तो मानव पूंजी को क्या करने के लिए ध्यान देना है, आपको पहले पढ़ लिया है, शिक्षा, प्रशिक्षण और हेल्थ की जरूरत है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपको मानव संसाधन को डेवलप करना है, भूमि का और जो आपकी पूंजी का है उसका हमको ठीक तरीके से प्रयोग करना होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ध्यान रहेगा इतना आप सभी को। चलिए अब देखिए, ठीक, आगे देखिए। अनेक दशकों में भारत में विशाल जनसंख्या की एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है। कह रहे पिछले कई आपके दशकों से ये माना गया कि भारत के पास जो आपकी विशाल जनसंख्या है एक परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति कैसा एसेट है, उसके प्रति अपेक्षा एक दायित्व है, यानी कितनी बड़ी जनसंख्या को संभालना एक अपने आप में जिम्मेदारी है। क्या मुझे बताइए, क्या इतनी बड़ी जनसंख्या देश के लिए क्या कोई चैलेंज नहीं करती? क्या किसी प्रकार की आपकी समस्या पैदा नहीं करती? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बड़ी जनसंख्या को पालना और इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाना, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी चीजों पर ध्यान देना, ये अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। अब कह रहे कि जो इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या जरूरी नहीं कि उसका सब कुछ देश के लिए आपका दायित्व ही हो। कि क्या हो कि इतनी बड़ी जो आपकी विशाल जनसंख्या हमारे पास बनी हुई हो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही करे। क्लियर है? मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक उत्पाद परिसंपत्ति में बदल जाता है। जब हम लोग मानव पूंजी में निवेश करते हैं तो एक उत्पादक किस्म होता है, वो एसेट में आपका चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों का प्रशिक्षण उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान पर संसाधन के व्यय द्वारा है। निम्नलिखित उदाहरणों को स्पष्ट दीजिए और लोगों को अधिक कैसे संसाधन बनाने का प्रयास करें, इसको देखते हैं। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। अब देखिए, हम चैप्टर का आपका परिचय पढ़ रहे थे, उसका अवलोकन के विषय में हम लोगों ने पढ़ा और एक एक करके हमने जो है सारा इसके अंतर्गत जो है बहुत अच्छे से हमने इसकी बात भी की थी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले एक छोटे से रूप में पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें जानने का प्रयास भी करेंगे। मानव संसाधन क्या है? एक बच्ची प्रश्न पूछ रही है कि मानव संसाधन क्या है? क्या वह भूमि अथवा श्रम के समान है? बताइए, क्या जो आपकी भूमि या श्रम है वो उसके समान है या उससे भी अधिक है? क्या मानव पूंजी यानी क्या बात कर रहे हैं कि मानव पूंजी क्या है? क्या वह रुपए पैसे के समान है या उससे भी अधिक है? अब इसकी बात चल रही है कि हम मानव पूंजी को कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं। अब बात कर रहे थे दो एग्जाम्पल्स की कि किन्हीं दो उदाहरणों को देकर आपका स्पष्ट हमको करना था। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमको उन सब चीजों को पढ़ना था। तो सबसे पहले हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं और एक एक करके हम देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग शकल की कहानी पर चर्चा करेंगे। पहली स्टोरी है, पहला एग्जाम्पल है शकल। देखिए, दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी तो उसकी माता घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन आपका सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन घर में बेकार बैठा हुआ था। कैसा था? घर में आपका बेकार आपका बैठा हुआ था।
क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं मिली, बूटा और शीला चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख ले। वे गांव के स्कूल में नाम लिखवाने पर जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, उस तक और माध्यमिक शिक्षा पास कर ली। उसके पिता ने पढ़ाई को जारी रखते कर लिए आपका राजी किया और उसे सकल को कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में उसको अध्ययन करने के लिए आपका आपका कर्जा लिया। सकल प्रतिभाशाली था और उसने आरंभ से ही पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाई और उसे बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। नए प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन किए भी और सॉफ्टवेयर के फर्म ने अपनी बिक्री में सहायता बड़ी और उससे बॉस ने उसे प्रसन्न होकर उसकी पदोन्नति कर दी। अब आपने पूरी सकल की कहानी को पढ़ लिया, ठीक? तो हमें सकल की कहानी से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अगर आपने किसी की शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी शिक्षा पर, तो भविष्य में उससे प्रतिफल जरूर मिलेगा। सकल के माँ बाप ने देखिए उसको पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेकर एक बीटेक जैसा कोर्स कराया और उसके बाद उसको किसी एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिली जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। उस सॉफ्टवेयर की डिजाइन की मदद से उनकी बिक्री बढ़ गई और बिक्री से बढ़ने से वो खुश हो गया और खुश होने की वजह से क्या हो गया बच्चों कि वो आपका उसका जो आपकी सैलरी थी, जो उसका वेतन था, पदोन्नति थी, वो उसकी बढ़ गई। तो ये आपने पूरी इस कहानी को देखा। अब इस तरह से एक बार थोड़ा सा यहाँ आप इस पर चर्चा लगाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। करिए। विलास की अब सबसे पहले आप ये देखिए, सकल की कहानी पर अपनी चर्चा करें पूरी, फिर हम लोग वापस यहाँ देखेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें सकल की कहानी से आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है? याद रहेगा? चलिए, यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई प्रश्न है ऐसा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है। चलिए अगली कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस पर विचार करते हैं। अब हम विलास की कहानी को देखते हैं कि विलास का जीवन कैसा है और क्या है विलास की कहानी। आइए चर्चा करते हैं विलास की कहानी पर। ठीक है, देखिए विलास 11 वर्ष का एक लड़का है। वह सकल के ही गांव में रहता है। उसके पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास के 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी माँ गीता मछली बेचकर अपने परिवार को पाल पोस रही थी। वह जमींदार के तालाब में मछली खरीदकर निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछली बेचकर दिन में 150 रुपए कमा पाती थी। विलास को गठिया रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल कभी नहीं जा सकता था। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने के लिए अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने के लिए कोई ना था। अब देखिए उसकी माता क्या हो गई, आपकी बीमार पड़ गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई ना था। ठीक, अब देखिए परिवार में उसकी सहायता करने वाला कोई न था। विलास भी उसी गांव में मछली बेचने के काम के लिए बाध्य हुआ। वह अपनी माता की तरह ही काम ही कम पाता था। अब जैसे उसकी माता का रोजगार चल रहा था उस तरह से ही वो क्या कर रहा था, अपने काम को भी पा रहा था।
तो आप सकल और विलास की दोनों की कहानी की स्थिति आपने बहुत अच्छे से देख ली। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि इन दोनों की कहानी में क्या अंतर है, सकल और विलास की कहानी में। आप देखिए, एक तरफ सकल खड़ा हुआ है, एक तरफ विलास खड़ा हुआ है। दोनों की कहानी का अंतर मुझे बताइए। ठीक है, बताइए क्या अंतर है इन दोनों की कहानी में। क्लियर है बच्चों? तो आपको देखना है कि विलास और सकल, विलास का जीवन में अगर वो शिक्षा पा लेता या कुछ ट्रेनिंग कर लेता तो शायद वो अपनी माँ की तरह जो है आपकी उसको मछलियां बेचनी ना पड़ती विलास को। सकल ने क्या किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उसके पिता ने उसको व्यावसायिक कोर्स कराकर उसका जीवन जो है संवार दिया, यानी कि उसको शिक्षा दी। जबकि जो विलास था, ना वो शिक्षा ले चुका, ना वो कोई प्रशिक्षण ले चुका और ना ही वो शारीरिक स्वस्थ था, तो उसका विकास ना होना एक बहुत बड़ी बाधा बन गया। ठीक है, जबकि सकल के सामने ये सारे ऑप्शन खुले थे, उसका स्वास्थ्य भी ठीक था, उसने प्रशिक्षण भी लिया और उसने उस प्रशिक्षण से पहले उसके लिए पर्याप्त शिक्षा भी प्राप्त की, जिससे क्या हुआ, उसके जीवन में एक खुशहाली सामने उभर कर आई और सकल का जीवन जो था अच्छा हुआ तुलनात्मक रूप से विलास का। अब देखिए, सकल हमेशा प्रगति करेगा क्योंकि उसका परिवार एक अच्छी इनकम कमा रहा है और वो इनकम उसकी बढ़ती चली जाएगी, जबकि जो है विलास के सामने समस्या आएगी कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, कैसे वो इकट्ठा करें। ये सारी चीजें जो हैं हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, इतना पढ़ लिया, इतने में कोई डाउट, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो? चलिए, तो इस पूरी कहानी को, इन पूरे चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे से आपका देखा, एक एक करके हमने बात की मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो एक बार आप लोग घर जाकर पढ़िए, आप इसका रिवीजन करिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।